कई बार कुछ लोग अपने पर्सनल मतलब को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने से भी नहीं चूकते। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक माँ जिसके 3 बच्चे थे और अपनी संघर्ष की जिंदगी वो जी रही थी, एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल एजेंडे को प्रूव करने के लिए उस माँ की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। न बाद में ये सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा, न ये सोचा कि बाद में उसका क्या होगा। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सिंगाड़िया नाम की जगह है और सिंगाड़िया नाम की जगह पर सुबह सुबह का वक्त है और दिन है 11 जून 2011 का। सुबह सुबह कुछ लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जिसका कि चेहरा काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था। उसको देखने के बाद लोगों का एक समूह वहां पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद सलाह मशवरा करके पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास फ़ोन आ जाता है और उनको बताया जाता है कि यहाँ पर सिंगाड़िया क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिली है जिसके चेहरे को बड़ी ही बेरहमी से काटा गया है किसी तेजधार हथियार से। तो इसके बाद पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद पूरे मौके का मुआयना करती है और देखती है कि एक लड़की है जिसके चेहरे को बड़ी ही बेरहमी से किसी तेजधार हथियार से काटा गया है और उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पर पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको मॉर्चरी में यानी कि पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस को यहाँ पर देखने के बाद लगता है कि हो ना हो इस लड़की की हत्या यहाँ पे तो नहीं की गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी किसी की हत्या की जाती है तो उस समय पे वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा क्लू ज़रूर होता है कि जिससे लगे कि भाई हाँ यहाँ पे इसको मारा गया है। क्योंकि मरने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत अवरोध तो करता, अवरोध भी नहीं करता तो जैसे उसके चेहरे को काटा गया था तो वहाँ पर कोई भी खून के निशान उन लोगों को वहाँ पे नहीं मिले थे, यानी पुलिस वालों को वहाँ पर खून के निशान नहीं मिले थे। तो इसी से यह प्रूफ होता है कि हो ना हो इसकी हत्या कहीं और की गई है और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को यहाँ पे डाला गया है। इसी कशमकश में पुलिस वाले जाते हैं और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब जाकर वो अपनी फाइलों को खंगालते हैं कि किसी ने कोई इस एज की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं। वहीं पर उन लोगों को एक नाम मिलता है जो नाम होता है शिखा दुबे का। एफआईआर की कॉपी से उन लोगों का पता निकाला जाता है और पता निकालने के बाद उनके पास सूचना दी जाती है कि आपको थाने में बुलाया गया है। शिखा दुबे के परिवार वाले थाने में आते हैं और आने के बाद जो पुलिस होती है उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए उन लोगों से बोलती है। तो बॉडी को जैसे ही उन लोगों को दिखाया जाता है तो वो लोग उसको देखने के बाद जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि जो उस डेड बॉडी ने कपड़े पहने हुए थे और जो गहने पहने हुए थे वो शिखा दुबे के ही थे। उनसे देखकर ये आसानी से पता लगाया जा रहा था कि ये जो डेड बॉडी है शिखा दुबे की है। अब इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उस डेड बॉडी को शिखा दुबे के परिवार वालों को दे देते हैं और वो लोग उस डेड बॉडी को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब इसके बाद जो पुलिस होती है उसके सामने एक और चुनौती कि आखिर शिखा दुबे को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा, क्योंकि नॉर्मल मर्डर केस ये नहीं लग रहा था। जिस तरह से उसके चेहरे को बिगाड़ा गया था ये कोई आपसी रंजिश हो सकती है या फिर कोई इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है कि उसने उसके चेहरे को बाद में भी इस तरह से बिगाड़ दिया। अब इसीलिए जो पुलिस होती है दोबारा से शिखा दुबे के परिवार वालों के पास जाती है और जाकर उनसे पूछती है कि आपकी बेटी को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा, क्या आपको किसी पर शक है या उसका कोई ऐसा दुश्मन हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो इसके बाद जो शिखा दुबे का पिता होता है वो एक लड़के का नाम बताता है जिसका नाम होता है दीपू, और वे बताते हैं कि भाई ये जो दीपू नाम का लड़का है ये हमारी बेटी को बार बार परेशान किया करता था, हो ना हो इसी ने मेरी बेटी की हत्या की है। तो इसके बाद पुलिस वाले पूरे मामले को समझते हैं और समझने के बाद सीधा जाते हैं दीपू के घर पर। जो एड्रेस उन लोगों ने बताया था कि भाई इस एड्रेस पे आपको दीपू मिल जाएगा, तो उस एड्रेस पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर दबिश देते हैं और दबिश देने के बाद उनको पता चलता है कि दीपू नाम का जो लड़का शिखा दुबे के पिताजी ने जिसका नाम लिया था वो यहाँ से फरार है, यानी कि गायब हो चुका है। अक्सर ऐसा ही होता है जिसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम होता है या जो सस्पेक्ट होता है किसी भी केस में तो वो पहले ही वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस छानबीन करने के बाद अपने स्टेशन आती है। स्टेशन आने के बाद सोचने लगती है इस केस के बारे में कि भाई आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जो सस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें पता चला है कि भाई ये हो सकता है इस केस में मुलजिम,
वही यहाँ से फरार है। तो अब इसके बाद इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यही सोचते हुए पुलिस अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करती है और उनको पूरी के पूरी डिटेल दे दी जाती है उस लड़के के बारे में, दीपू के बारे में, और कहा जाता है कि भाई जल्द से जल्द इसको ढूंढा जाए। कुछ दिनों की छानबीन के बाद एक खबरी के द्वारा पता लगता है कि जो दीपू नाम का लड़का जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो सोनभद्र में एक जगह पर रह रहा है। और यही नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा उस एड्रेस को भी बताया जाता है जहां पर वो दीपू नाम का लड़का रह रहा था। तो इसके बाद जो गोरखपुर पुलिस होती है वो सीधा जाती है सोनभद्र में जो जगह बताई गई थी खबरी के द्वारा, उस जगह पर जाया जाता है। और वहां जाने के बाद पुलिस जो देखती है, उसे देखने के बाद पुलिस वालों के भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस देखती है कि यहाँ पर दीपू के साथ में शिखा दुबे भी मौजूद है, जिंदा है, सही सलामत है और एकदम से ठीक है। अब उन दोनों को देखती है। देखने के बाद पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उनको स्टेशन ले जाया जाता है। अब स्टेशन में ले जाने के बाद पुलिस उन लोगों से पूछती है कि आखिर कहानी क्या है, कहानी के बारे में पूरा हमें बताओ। तो उसके बाद जो दीपू और शिखा है वो दोनों बताते हैं कि साहब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जो शिखा के घर वाले हैं वो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे, तो इस वजह से हम लोग दोनों भागकर यहाँ पर आकर रहने लगे। यानी कि अभी वो उस डेड बॉडी के बारे में कोई क्लू पुलिस को नहीं देते हैं। इसके बाद पुलिस उनसे पूछती है चलो वो तो सब ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और घर वाले राजी नहीं थे, इस वजह से तुम लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे, लेकिन वो डेड बॉडी किसकी है जिसको तुम्हारे घर वालों ने आइडेंटिफाई किया है। तो उसके बाद थोड़ा सा हैरान होने की वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि ऐसी किसी डेड बॉडी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद जो पुलिस है वो उनसे कहती है कि तुम्हारे जो गहने और कपड़े उस डेड बॉडी ने पहने हुए थे उनको आपके घर वालों ने आइडेंटिफाई किया है। अब अच्छा यही होगा कि आप अपने आप ही पूरी की पूरी कहानी हमें सच सच बता दो, वरना अगर हमने अपना तरीका अपनाया तो आप पर भारी पड़ सकता है। तो इसके बाद वो लोग जब सबूतों की बात आ जाती है तो वो लोग टूट जाते हैं और पूरी की पूरी कहानी बयां करने लगते हैं। दीपू बताता है कि साहब मैं शिखा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इसके घर वाले इस चीज़ से नाखुश थे और हम लोगों को एक दूसरे से शादी करनी थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग घर से भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि जो शिखा के घर वाले हैं वो शिखा को ढूंढने के लिए पीछे पीछे आएंगे और कभी ना कभी हम लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद दीपू और शिखा मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमें शिखा के जैसी दिखने वाली एक कदकाठी की डेड बॉडी मिल जाए तो हम उसे यहाँ पर घर के आसपास फेंक देंगे और फेंकने के बाद वो लोग उसको आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये शिखा की ही डेड बॉडी है। तो फिर जो इसके घर वाले, शिखा के घर वाले हैं, वो हम लोगों के पीछे नहीं आएंगे। इसके बाद वो लोग इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है दीपू के दोस्त जिसका नाम होता है सुग्रीव। जो सुग्रीव है वो दीपू को बताता है कि मैंने शिखा के जैसी एक लड़की देखी है जो कि सोनभद्र में है और बिल्कुल डिक्टो इसी की तरह से दिखाई देती है। इसके बाद जो दीपू होता है वो अपने प्लान में उस सुग्रीव को भी शामिल कर लेता है और इसके बाद दोस्तों प्लानिंग के तहत जो सुग्रीव होता है वो उस लड़की के पास जाता है जो कि शिखा की कदकाठी के बराबर दिखती थी, जिसका नाम था पूजा। पूजा थोड़ी अपनी फैमिली कंडीशन से थोड़ी परेशान थी, यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी थोड़ी ख़राब थी और उसके 3 बच्चे भी थे। तो सुग्रीव उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई अगर तुझे काम चाहिए तो मैं तुझको गोरखपुर में एक अच्छा सा काम दिला सकता हूँ। तो उसके बाद जो लड़की होती है पूजा वो तैयार हो जाती है कि भाई कुछ ना कुछ आमदनी होगी और आमदनी के बाद मैं अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाऊँगी। तो इसके बाद जो पूजा होती है वो सुग्रीव के साथ गोरखपुर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर जो सुग्रीव था उसकी गाड़ी का जो क्लीनर, जो कंडक्टर बोलते हैं, वो कंडक्टर भी उस प्लान में शामिल होता है और तीसरा आदमी था दीपू। यानी कि दीपू, सुग्रीव और उस गाड़ी का कंडक्टर और पूजा, तीनों के तीनों सोनभद्र से ट्रक में सवार होकर चल देते हैं गोरखपुर के लिए। अब दोस्तों ट्रक चल रहा है, ट्रक के अंदर चारों लोग मौजूद हैं और जो दीपू है वो अपने साथ अपनी प्रेमिका के कपड़े और जेवर उससे उतरवा कर ले आया है पहले से पहले ही। और उनका प्लान अब इसको, जो पूजा है, इन सभी कपड़े और गहनों को पूजा को पहनाने का है। तो वहाँ पर जो दीपू है वो कहता है कि भाई आप एक काम करो, इन कपड़ों और जेवर को पहन लीजिए ताकि जहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन आए। तो उसके बाद जो लड़की पूजा थी वो उन कपड़ों को पहनने के लिए तैयार हो जाती है। तो गाड़ी को एक साइड में रोका जाता है, यानी कि ट्रक को एक साइड में लगाया जाता है और उसके बाद जो वो तीनों लड़के होते हैं
उस ट्रक से उतर जाते हैं और उसके बाद जो लड़की है वो उन कपड़े और जेवर को पहन लेती है। सुनसान इलाका था जहाँ पे उस गाड़ी को रोका गया था, तो उसके बाद जैसे वो लड़की उन कपड़ों को पहन लेती है तो तीनों लड़के जैसे ही उस ट्रक के अंदर चढ़ते हैं तो उसी समय पर गला घोंटकर उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसको एक तेज़धार हथियार से उसके चेहरे को अच्छी तरह से बिगाड़ा जाता है और बिगाड़ने के बाद उसे लाकर गोरखपुर के सिंगाड़िया इलाके में फेंक दिया जाता है। अब उसके जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा, ये उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब इसके बाद जो पुलिस होती है पूरी की पूरी घटनाक्रम को समझने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करती है, जिसमें दीपू, उसका दोस्त सुग्रीव और जो क्लीनर था वो भी, और जो शिखा दुबे थी वो भी इस सभी चीज़ों में शामिल थी। तो यह थी आज की घटना। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।